ठीक है, थोड़ा और स्टूडेंट्स को आने देते हैं पहले। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। कर लेंगे वो लोग ज्वाइन धीरे धीरे। अच्छा, पहले तो सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो चुका है, मुबारक हो। द मोस्ट लेंदी एक्ट यही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही सबसे बड़ा एक्ट है। बाकी सारे एक्ट्स इससे आधे आधे में आ जाएंगे, इसमें 2 एक्ट्स आ जाएंगे, इतने बड़े वो नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया है। आप लोगों का मार्क क्यों लेना है, तो कब ले सकते हैं? परसों? परसों मैम? नहीं मैम। मैम ऑलरेडी हम लोग नहीं सर लेने वाले हैं तो ऐसे ही। क्या मैम नीतीश सर भी लेने वाले हैं मैम अभी। प्लीज मुझे दूसरे सर का मत बोलो। हर क्लास में मेरे साथ यही होता है कि फलाने सर लेने वाले हैं, चिलाने सर लेने वाले, उस चक्कर में मेरा पीछे होते जाता है, एकदम 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 बहुत पीछे हो जाता है। कई बार तो तो मैम फरवरी नेक्स्ट में ट्यूसडे ले लिया हुआ अभी लीजिए। ले नेक्स्ट वीक मैम ट्यूसडे next को ले week। लीजिए, नेक्स्ट वीक संडे को मिल जाएगा आपका पढ़ने का, क्योंकि आपका सिलेबस भी बहुत वास्ट है मैम। ट्यूसडे को ले लीजिए। बताइए क्या करूं? हम बट नेक्स्ट मैम वीक सैटरडे को डाउट क्लास भी रख दीजिएगा मैम, क्योंकि हो सकता है कि मैम पढ़े तो डाउट आए। अगर पढ़े तो डाउट आए, हाँ ठीक है, पढ़ेंगे तो डाउट्स आएगा, ये बात तो है। ठीक है, तो फिर साक्षी का बात मान लेते हैं। अभी नहीं करते हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे को करते हैं, ठीक है? यस मैम। यस मैम ट्यूसडे। 1 हफ्ता है आपके पास टाइम, और ऐसा कुछ नहीं पड़ा है, सब एकदम आसान है। कहीं कुछ डाउट हो तो मुझे बता दो। हम लोग एक दिन डिस्कस कर लेंगे सारे डाउट्स, ठीक है ना? लेकिन डाउट्स एक बार बता देना मुझे कि क्या क्या डाउट्स Yes, है, ma'am. कहाँ कहाँ पे नहीं समझ में आता है। कलेक्ट करके रखिए आप लोग, एक दिन हम लोग डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन नेक्स्ट ट्यूसडे पक्का, राइट? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। सारे मैम रोल स्टूडेंट्स नंबर को वाइज बोलना होगा ना, होगा। बैच 1 का पहले? हाँ, बैच 1 का पहले रोल नंबर वाइज ही होगा। बस सबको बता देना कि ट्यूसडे को है, ताकि सारे स्टूडेंट्स रहें क्लास में। और ट्यूसडे जितना होगा होगा, फिर नहीं तो नेक्स्ट डे होगा, जब भी आपका क्लास होगा तब होगा, ठीक है? यस मैम। यस मैम। नुकसान नहीं करेगा ये मार्क क्यों आप लोगों को, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। गुड आफ्टरनून। और मैम अच्छा, सिलेबस मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा। इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड पूरा, एक ही तो चैप्टर है। मैम वो नहीं, वो एक ही चैप्टर है, इतना कुछ नहीं है टफ, तुम पूरा करके रखना। 1 हफ्ता का टाइम दिया है मैंने। मैम वही एक चैप्टर में 2 महीना निकल गया।
हाँ मैम, पढ़ाने में वही ज्यादा है। टाइम लगता है, पढ़ने में इतना वो टाइम नहीं ज्यादा नहीं हो लगेगा। जाएगा सिलेबस? नहीं ज्यादा होगा, पढ़ के देखना तुम लोग, नहीं होगा ज्यादा, और क्वेश्चंस कुछ इतना टफ नहीं रहेगा। और अगर आपने क्लासेस किए हैं और ध्यान से पढ़ा है तब तो बिल्कुल टफ नहीं रहेगा। हाँ, जिनका क्लासेस छूटा है उनके लिए बहुत टफ रहेगा, दैट आई एडमिट। लेकिन जिन्होंने कोई क्लासेस नहीं छोड़ा है, अगर मैंने ठीक से पढ़ाया है, तुम लोगों को समझ आया है, तो फिर इतना मुश्किल नहीं है। एक बार पढ़ के देखना, पहले भी लिया है मैंने मार्क्स, इतना मुश्किल नहीं होता है। बस एक बार सबको गो थ्रू कर लो, बेलमेंट और प्लेस तक, यहीं तक रहेगा। अभी हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, वो काफी छोटा है और इजी भी है, राइट? कुछ ज्यादा Yes, नहीं है ma'am. यार, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, 9 एलिमेंट्स, जो 9 जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वही तो आपको पढ़ के आना है। कंसिडरेशन है, मैम कब होगा? टू पार्टीज है, नेक्स्ट ट्यूसडे। मैं तो नेक्स्ट परसों का ही बोल रही थी, पर साक्षी बोलती कि नेक्स्ट ट्यूसडे तक कर दीजिए मैम। मैम सब बोल रहा है मैम। ठीक है, मैं नेक्स्ट समझ ट्यूसडे, गई। ठीक। हाँ ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे ही करेंगे। तो मैं भी जानती हूँ कि मैं परसों बोलूंगी तो नेक्स्ट ट्यूसडे ही होने वाला है वो। एकदम से एक दिन में आप लोग तैयारी नहीं कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट ट्यूसडे विल बी फाइनल डे, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। फिर हाँ बिल्कुल होगा अक्षय, कोई भी डाउट हो तो डाउट क्लास होगा, लेकिन आप डाउट्स मुझे बता दीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर में कहाँ कहाँ डाउट्स है, ठीक है? हम लोग एक क्लास Yes, ma'am. रखेंगे, लास्ट का सैटरडे है ना हमारे पास, डाउट क्लास के लिए रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यस मैम। अभी मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाना चाहती हूँ, कुछ उसमें इम्पोर्टेंट टर्म है, वो पहले देख लेंगे फिर एक्ट में जाएंगे। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। अभी तक का मैंने सारा पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया है ना? अभी मेरे ऊपर कुछ ड्यू नहीं है ना? नो मैम, Yes, ma'am, आ आ गया। गया। नो मैम। एक सेकंड। ठीक, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में 1 जुलाई को इसको पार्लियामेंट में पास किया गया था, ठीक है ना? 1 जुलाई 1930 में। ये होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने देखा, प्लेज में देखा, लीन में देखा, बेलमेंट में देखा, वहां पे ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता था, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है? यस मैम। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें बिल्कुल साफ है, क्या क्या होगा। कुछ तो गुड्स होना चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए, बायर एंड सेलर। कुछ तो गुड्स होना चाहिए जिसका ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे किसी दूसरे पार्टी के बीच में, एंड क्यों ट्रांसफर करेंगे, तो देयर इज सम प्राइस, ठीक है ना? कुछ ना कुछ कंसीडरेशन रहेगा, और वो कंसीडरेशन क्या रहेगा? कैश में रहेगा। अगर कंसीडरेशन ना हो तो क्या हम उसको सेल कह सकते हैं? नो मैम। उसको क्या कहेंगे? अगर कंसीडरेशन नहीं है, प्लीज सब लोग अपना वीडियो ऑन करो, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे पढ़ाने में। बेलमेंट हाँ, कहेंगे अगर मैम। नहीं, अगर कंसीडरेशन नहीं हो, इवन बेलमेंट में भी कभी कभी कंसीडरेशन होता है साक्षी, हमेशा ना हो ऐसा जरूरी नहीं। नॉन ग्रेटिट्यूड से तभी कंसीडरेशन नहीं होगा। थोड़ा और सोचो उत्तम। हैंड स्टैंड तो अच्छा हो जाता है, तुम सोच सकते हो। अगर कंसीडरेशन नहीं होगा और एक पार्टी से दूसरे पार्टी पे ओनरशिप ट्रांसफर होगा, तो सिंपल है यार, बर्थडे में गिफ्ट देते हैं ना, इसके बदले में हाँ कुछ मैम। नहीं लेते, कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, गिफ्ट है वो, ठीक है ना? वो सेल नहीं है, वो सेल्स ऑफ गुड्स नहीं है। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। वही उसी जगह पे अगर ट्रांसफर ऑफ गुड्स है लेकिन गुड्स के बदले में गुड्स दिया, तो भी वो सेल्स ऑफ गुड्स नहीं होगा। सपोज करो कि हमने आपस में गाड़ियां एक्सचेंज कर ली, तुमसे तुम्हारी गाड़ी ले ली और मैंने बदले में अपनी गाड़ी दे दी, तो क्या हम उसको सेल बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस नहीं आया, यहाँ पे भी कुछ अमाउंट नहीं आया, तो क्या उसको सेल बोलेंगे?
नो नो मैम, मैम, इसको क्या बोलेंगे? एक्सचेंज। एक्सचेंज। और कोई टर्म आप लोग सी मैनेजमेंट स्टूडेंट है तो वैसे आंसर करिए, एक्सचेंज तो है ही वो, और क्या है, क्या टर्म उसके लिए यूज होता है? मार्केटिंग कौन पढ़ाता आप लोगों को, या कौन पढ़ाते थे? शिल्पी मैम। उससे पहले मुकेश अदनान सर ने पढ़ाया मुकेश होगा सर। या मुकेश सर ने मुकेश पढ़ाया होगा, सर। यस शिल्पी मैम। मैम पे नहीं जाते हैं अभी। उन लोगों ने बताया होगा आपको कि व्हेन वी बाय समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स तो उसको बोलते हैं सेल। याद आ गया, बाटर। यस नहीं मैम, बताया बार्टर। यस है मैम। किसी ने? यस मैम। बाटर तो उसका बाटर, हाँ, तो उसको बाटर बोलते हैं जब हम करते हैं उसको, तो उसको भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर नहीं रखा गया, वो बार्टर सिस्टम में चला जाता है। तो अब वापस से आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, बायर होगा, सेलर होगा, गुड्स होगा, सर्टेन कंसिडरेशन होगा जो प्राइस के फॉर्म में होगा, जो कैश के रूप में होगा, इसको हम बोलेंगे कि और हाँ, यहाँ पे क्या होता है, या तो वो सेल होगा, मतलब ओवर द काउंटर जो हम लोग खरीदते हैं और पैसा दे देते हैं, वो क्या हो गया, नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन फ्यूचर, एवरीथिंग हैज बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेड सेल है, उसको हम सेल बोलेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटरी सेल भी होता है जिसको फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, जिसको हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों को ही हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंसीडर करेंगे। मैं बताती हूँ, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि क्या होता है एग्रीमेंट टू सेल और क्या होता है सेल, पर दोनों ही टर्म्स आते हैं। और एक और बात, चलो अभी नहीं बताते, जब आगे जाएंगे तब बताएंगे। तो इतना तक समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द बायर टू द सेलर फॉर अ सर्टेन प्राइस, फॉर अ फिक्स्ड और म्यूचुअली एग्रीबल प्राइस। ठीक है, नाउ बायर कौन है? जो बेचता है। हर जगह देखना ये दोनों टर्म यूज किया है मैंने, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। बायर इज समवन हु बाइज और हैज अग्रीड टू बाय गुड्स, यानी जो खरीदता है या फिर जो खरीदने के लिए अपनी सहमति दिखाता है, अभी नहीं ले रहा है, बाद में लेगा, लेकिन फिलहाल ही इज एग्रीइंग टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग इन फ्यूचर, उसको भी हम सेल में डालेंगे, वो भी एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंसीडर होता है। नेक्स्ट है सेलर। सेलर कौन है? वो एग्रीज हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, ठीक है ना, जो अभी बेच रहा है या फिर वो आपको फ्यूचर में देने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, इस दो, तो उसको हम सेलर बोलेंगे। ठीक है, अभी गुड्स मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बेलमेंट पढ़ाते समय बताया था कि गुड्स किसको बोलते हैं, गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी आते हैं। यहाँ पे भी इसीलिए मुझे बोलता है कि सेल्स ऑफ गुड्स में जिस तरीके से गुड्स को डिफाइन किया गया है, दैट ओनली अप्लाइज फॉर बेलमेंट आल्सो, राइट। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स, जिसके ऊपर फ्यूचर में कुछ क्लेम्स आ सकता है, वैसे चीजों को इन स्टॉक, शेयर्स, growing crops, grass or trees or any other things which is attached to, ठीक है ना, जो attached है लैंड से, या फिर that forms the part of that land, और जिसको अग्री किया गया है कि वो बेचने से पहले सर्व्ड होता है। सीवर्ड मतलब जिसको हम डिटैच कर देंगे बाद में, मतलब फ्यूचर में जब हम सेल करेंगे तो इसको हटा कर आपको देंगे, ठीक है ना। ये लैंड में अभी लैंड का पार्ट है, कोई आम का पेड़ है, कोई शीशम का पेड़ है जो लैंड से इम्बेडेड है, लेकिन जब हम इसको सेल करेंगे तो इसको काट के देंगे, राइट। तो फिर वो पेड़ क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा, वो फिर इमूवेबल हो जाएगा, तो फिर वो गुड्स हो जाएगा। समझ में आया ये? मैम एक बार फिर से। नहीं समझ में आया तो हाँ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखो, गुड्स क्या होता है? वो सारे प्रॉपर्टीज जो मूवेबल हैं उसको हम गुड्स में मानते हैं, इंक्लूडिंग शेयर्स, स्टॉक्स। किसी कंपनी का आपके पास शेयर्स है, स्टॉक्स है, कोई LIC का आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप उसके एवज में भी आप कुछ ले सकते हैं, मैंने बताया था, तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, कोई किसान खेती करता है, ठीक है ना, तो वो खेती कर रहा है और अभी उसका खेती फसल कटी नहीं है, ठीक है ना, अभी खेत में ही है, लेकिन अगर वो खेत को ही बेच दे, होता है ना गांव घर में, एक आम के पेड़ में, बगीचे में आम लगा होता है और हम बगीचा बेच देते हैं, या फिर अभी सीजन भी नहीं है आम का, नेक्स्ट समर में आएगा
उस पे आम आएगी और तब वो बिकेगा। लेकिन अभी क्या है, फिर भी हम उस बगीचा को बेच देते हैं। कोई खरीदने वाला होता है वो उसको पहले ही परचेज कर लेता है। देखा है आप लोगों ने कभी ये सब? नहीं देखा है तो पता करिएगा, थोड़ा सा घर से जुड़िएगा तो आप लोग देखिएगा कि कैसे खेत बेच दिया जाता है, बगीचा बेच दिया जाता है, उसके बदले में पैसा ले लिया जाता है। अब उसमें 4 आम हो या 400 आम हो, वो उसका, राइट, आपने पैसा ले लिया। तो ये भी एक तरीके का गुड्स माना जाएगा। फिर चलो हमने ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास की बात की। कोई पेड़ है, कोई पौधा है जो एम्बेडेड है, जो अटैच्ड है लैंड से, तो फिलहाल तो वो मूवेबल नहीं है ना। लेकिन जो अग्रीड है, जो अगर आपको ये खरीदना है तो आई अग्री कि मैं इसको डिटैच कर दूंगी, मैं इसको काट दूंगी जमीन से, इसको हम अलग कर देंगे और तब हम आपको देंगे, तब आप वो खरीद सकते हैं। इफ दैट पार्ट ऑफ क्रॉप्स और दैट पार्ट ऑफ ट्रीज इज अग्रीड टू बी सेवर्ड। सेवर्ड मतलब होता है डिटैच कर देना, उसको जमीन से उखाड़ लेना, उखाड़ के आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है ना। ओ गॉड, एक सेकेंड। सुबह से मैंने इसको चार्ज नहीं किया मोबाइल को। कुक कुक, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो अभी गुड्स समझ में आया अभी, इन सब चीजों को हम गुड्स बोलेंगे। साथ ही जो ट्रेडमार्क है, जो कॉपीराइट है, जो पेटेंट राइट्स होता है, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, और इवन वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का फैसला, कोर्ट का दिया गया कोई फैसला जो आपके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है, वो सब गुड्स के रूप में एक्सेप्टेबल है, माना गया है। अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया? आ गया। क्लियर है ना? दीज ऑल आर। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि लैंड क्यों नहीं है, बिल्डिंग्स क्यों नहीं है, उसको भी तो हम सेल परचेज करते हैं ना, तो व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर दिस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? मूवेबल नहीं है मैम। वो मूवेबल नहीं है, पर बेचते तो हैं, है ना? प्रॉपर्टी है एक इसलिए क्वेश्चन तो बनता है ना। ठीक है, अच्छा सही बोला तुमने, वो अलग एक्ट के द्वारा कवर्ड हो गया है। 1882 में उसको पहले वो ही एक्ट आया था जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उसके अंदर हम लैंड, बिल्डिंग, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर कवर होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत कुछ, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स भी एप्लीकेबल है, तो सब वहां होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को लेते हैं, कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर जितना चीज हमने बताया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट वर्डिक्ट, स्टॉक, शेयर, सभी क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स के रूप में उसको सेल और परचेज किया जा सकता है। ओके, यस मैम। नेक्स्ट एग्जिस्टिंग गुड्स। अब ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स भी हमको देखना है कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है। एग्जिस्टिंग गुड्स, द गुड्स, सॉरी ये दैट उल्टा सीधा हो गया है, तो मैं करेक्ट कर दूंगी बाद में। द गुड्स दैट आर प्रेजेंट एट द मैम टाइम फर्नीचर आ ऑफ, सकता है गुड्स में? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा? फर्नीचर, फर्नीचर इज मूवेबल, है ना? ओके मैम। हाँ आएगा, फर्नीचर जरूर आएगा। नाउ एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है? द गुड्स दैट आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वैसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय बायर के सॉरी सेलर के लीगल पोजीशन में हो, उसको हम एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं, ठीक है ना? जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो सेलर है, जिसके पास वो अभी प्रेजेंट है लीगल पोजीशन में, यानी कि लीगल पोजीशन मतलब जिसका उस पर कानूनी तौर पर उस सामान पर मेरा अधिकार है और वो मेरे पास है, देन आई कैन सेल दिस गुड्स टू एनीबॉडी, और वैसे गुड्स को हम एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं, जो अभी है मेरे पास। क्योंकि बहुत बार गुड्स एग्जिस्टिंग नहीं होता है, तो भी गुड्स उसका वो अलग कैटेगरी है उस गुड्स का, हम चलेंगे उस पर। एग्जिस्टिंग गुड्स तो समझ में आ गया ना, मेरे पास मेरा मोबाइल है और मुझे बेच देना है, ठीक है ना? तो वो मेरे लीगल पोजीशन में, वो सिर्फ मेरा, उस पर कोई और क्लेम नहीं कर सकता है, देन आई कैन सेल दैट पर्टिकुलर गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाएगा। एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक है स्पेसिफिक गुड्स। थोड़ा अटेंटिव होके सुनिएगा तो एकदम एक बार में समझ में आएगा आप लोगों को।
स्पेसिफिक गुड्स वैसे गुड्स को बोलते हैं जिसके बारे में मान लो कि वो वैसे गुड्स जो आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन है। मतलब कि अगर तुम मेरे पास कुछ सामान मुझे बेचना, सपोज करो मेरा मोबाइल बेचना है, तो तुम आए, तुमने मोबाइल को देखा, उसके जितने भी डिस्क्रिप्शन है तुम्हें मालूम है, जो भी उसके बारे में तुम्हें पता करना है तुमने पता किया, उसका शेप, उसका साइज, उसका डिजाइन, उसमें जो भी क्या है फीचर्स है, वो सब आपको पसंद है, एंड नाउ यू आर एग्रीइंग टू बाय दिस। तो ये स्पेसिफिक गुड्स हो गया। इसी तरह जब कभी कभी हम ऑनलाइन परचेजिंग में देखते होगे आप कि जब एडवर्टीजमेंट करते हैं, किसी सामान को बेचने का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो सामान के इमेज के साथ उसका डिस्क्रिप्शंस भी ऐड करते हैं ना। यस मैम। यस मैम। ऑनलाइन करते हैं हम लोग, कुछ भी परचेज करते हैं तो, और उसमें लिख देते हैं नोट में नीचे कि द कलर में वैरी ड्यू टू द लाइटिंग और सम अदर थिंग्स, द कलर में वैरी, द ओरिजिनल कलर में वैरी, ताकि आप बाद में इस बात पे किचकिच मत करिए कि हमको थोड़ा हल्का पीला चाहिए था, ये थोड़ा डार्क पीला है, मुझे नहीं लेना। तो वो आपको वो स्पेसिफाई कर देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो जब किसी भी प्रोडक्ट का उसके इमेज के साथ, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ हम लगाते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, और वैसे में सेलर एग्रीज टू बाय दिस वन ओनली। सपोज करो हम ऑनलाइन कोई स्वेटर मंगा रहे हैं जिसके 3 अलग अलग कलर हैं अवेलेबल, ब्लैक, रेड एंड ब्लू, ठीक है ना, और सब कुछ सेम है, बस कलर में अंतर है, एंड वी चूज टू बाय ब्लैक, ठीक है ना, हमको ब्लैक खरीदना है, पर हमको सेलर ने ब्लू भेज दिया, रेड भेज दिया, तो क्या हम एक्सेप्ट कर लेंगे? और क्या हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफाइड गुड्स नहीं है। जो हमने पसंद किया था, जिसके लिए मैंने सहमति दी थी, वो सामान नहीं है। कुछ नहीं चेंज है तो कम से कम कलर तो चेंज है, मैंने ब्लैक के लिए ऑर्डर किया था, राइट? उस वैसे गुड्स को हम स्पेसिफाइड गुड्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यस यस स्पेसिफाइड मैम। गुड्स समझ में आया? ठीक है। अब असर्टेन गुड्स मतलब जिस पर एग्रीड है, बायर जिसको खरीदने के लिए आपको एग्रीमेंट करता है, जिसके लिए वो अपना सहमति, अपना असेंट देता है, वही गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है। उसके बदले में अगर सेलर कुछ और देता है तो ये सही नहीं होगा और वो उसको रिटर्न कर सकता है। असर्टेन गुड्स पे आते हैं। असर्टेन गुड्स एक होता है, इसी का दूसरा एग्जांपल। असर्टेन मतलब क्या होता है? द स्पेसिफिक गुड्स व्हिच हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्जर सेट ऑफ गुड्स। मतलब कहीं पे किसी गोदाम में बहुत सारा चावल रखा हुआ है, ठीक है ना, और उस बहुत सारे चावल में, मान लो बहुत सारा कितना हो सकता है, मुझे तो इमेजिनेशन में भी नहीं समझ में आ रहा है, पर सब सपोज करो कि 2000 टन रखा हुआ है, ठीक है ना, वहां से आपको कितना चाहिए? तो आपको 500 टन चाहिए या 500 केजी चाहिए, चलो कम पे आ जाते हैं थोड़ा, 500 केजी चाहिए। तो अब आप क्या बोलोगे कि मुझे फलाना क्वालिटी का ये वाला जो राइस है, देखोगे आपके पास वो सारा दिखा देगा आपको, यू विल सी ऑल काइंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ राइस, एंड देन उसमें आप बोलोगे ये वाला मुझे, इसमें से ये 200 मुझे, ये मुझे 500 किलो निकाल करके दे दो, ठीक है ना। मतलब आपने खुद से, कस्टमर ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया और बोला कि मुझे ये सेट ऑफ फूड्स चाहिए। एक मिनट देख लेना, यहाँ जो है, जो लॉट है वो बहुत बड़ा साइज है, ठीक है ना। जैसे कि 500 एप्पल्स यहाँ पे एग्जांपल में है कि मान लो किसी के पास 500 एप्पल्स है, उस 500 एप्पल्स में से आप बोलते हो कि मुझे ये 200 एप्पल्स चाहिए, ठीक है ना। आप चुन के लाते हो कहीं से, ये चलो ये 200 मुझे दे दो, ठीक है ना। अब जब आपने एक बहुत बड़े लॉट में से, जो अनस्पेसिफाइड था, उस बहुत बड़े लॉट से जितना आपको चाहिए था आपने अलग से चुन लिया है, देन दैट बिकम्स असर्टेन गुड्स। समझ में आया? जैसे हम लोग जाते हैं ना दुकान में सब्जी वब्जी लेने के लिए, तो कभी कभी चुन के लेते हैं, है ना, चुन के टमाटर, बैगन, जो भी चाहिए होता है खरीद लेते हैं। तो वो उसके पास वो बहुत सारा होता है, 10, 20, 50 किलो होता है, हम 1 किलो अपना चुन लेते हैं। दैट मीन्स व्हाट कि अब हमने इस 500 या इस 50 किलो के लॉट से अपना 1 किलो साइड कर लिया है, ठीक है ना, यानी कि वो असर्टेन हो गया। समझ में आया? यस मैम। उसको हम असर्टेन गुड्स बोलते हैं। स्पेसिफिक एंड असर्टेन दोनों क्लियर है? यस मैम। अब तीसरा होगा अनअसर्टेन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन होगा नहीं। अनअसर्टेन गुड्स किसको बोलते हैं? Those goods that have not been specifically identified but have rather been left to be selected from a larger group. सिंपल है, ये भी खरीदना है। अब मेरे जैसा कस्टमर ऐसे खरीदता है, कुछ भी नॉलेज नहीं होता है कि क्या ले रहे नहीं ले रहे,
तो व्हाट वी डू कि हम लोग जाते दुकान में बोल देते भैया इसमें से ये दे दो, यानी नाउ इट इज अप टू द बायर, ठीक है, कि वो क्या चुन के देता है। इसमें बायर को लिबर्टी होता है कि वो आपको 200 एप्पल इस बार भी चाहिए आपको, लेकिन वो बायर बायर देखो असेटेंड में सेलर खुद से सेलेक्ट कर लेगा। समझ में आया कि मुझे इतने सारे लॉट में मुझे यही 1 किलो टमाटर चाहिए, ठीक है, मेरे लिए यही 1 किलो बेस्ट है, बाकी सब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अनअसर्टेन में मुझे 1 किलो टमाटर तो चाहिए, लेकिन मैंने बोल दिया उनको, शॉपकीपर को बोल दिया कि आप 1 किलो मुझे दे दीजिए। मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, मैंने कोई चुना नहीं, उठाया नहीं, हटाया नहीं, उसके ऊपर छोड़ दिया कि आप मुझे जो भी दोगे मुझे थोड़ा अच्छा चुन के दे दो, ठीक है ना। तो इसमें सेलर के पास एक लिबर्टी होती है, जो बेचने वाला होता है उसके पास एक लिबर्टी होती है कि वो कुछ भी आपको उसमें से चुन के दे सकता है, क्योंकि आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन कौन सा आपको चाहिए। समझ में आया? यस मैम। कुछ क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे कोई, शायद जब मैं बोल रही थी तो। मैम आप एसरटेन में बोल रही हैं कि सेलर का लिबर्टी होता है, पहले बोल दी। अनसर्टेन की बात अभी हम लोग कर रहे थे, असर्टेन तो आपको समझ में आ गया है ना, असर्टेन क्या है? मैम आप उसमें भी वही बोल रही थी, इसीलिए मैम उसमें भी आप वही बोल ठीक दी है मैम। ठीक है, अभी क्लियर है या अभी भी कंफ्यूजन है? अनअसर्टेन्ड और असर्टेन्ड अलग होगा। असर्टेन्ड में जब मैं खुद से, जैसे मैंने आपको कहा ना कि बहुत बड़ा लॉट है, बहुत ज्यादा, उसके पास 50 किलो टमाटर है, लेकिन हमको सिर्फ 1 किलो चाहिए, ठीक है ना, तो हमने अपना 1 किलो चुन लिया और उससे ले लिया। तो अब ये क्या हो गया, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि आपके 50 किलो में मुझे यही 1 किलो टमाटर चाहिए, मुझे यही 20 पीस चाहिए, तो ये असर्टेन्ड हो गया। अनअसर्टेन्ड में मुझे चाहिए 20 पीस ही, लेकिन आप कोई भी दे दीजिए, ठीक है। नाउ इट्स अप टू द सेलर कि वो क्या देना चाहता है। अभी क्लियर हूं मैं? यस मैम, अब ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है ना, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, तो ये सारा तीनों किसका एग्जाम्पल था? एग्जिस्टिंग गुड्स का, ठीक है ना। तो गुड्स को सबसे पहले आप डिवाइड कर लेंगे दो तरीके में, सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड एंड फ्यूचर गुड्स। फिर एग्जिस्टिंग गुड्स में 3 आएगा, कौन कौन सा? स्पेसिफिक, असर्टेन्ड एंड अनअसर्टेन्ड। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद हम लोग आएंगे फ्यूचर गुड्स में। फ्यूचर गुड्स क्या होता है? फ्यूचर गुड्स जो अभी सेलर के पोजीशन में नहीं है, ठीक है ना, सेलर के पास नहीं है, या तो उसको मैन्युफैक्चर कराने की जरूरत है, या तो उसको प्रोड्यूस कराने की जरूरत है, या तो वो अक्वायर करने की जरूरत है, कहीं है लेकिन अभी मुझे लेकर के आना है। तो future goods have been defined as the goods that will either be manufactured, या तो वो अभी मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर करना है, उसको बनाना है, या फिर उसको प्रोड्यूस करना है, या फिर वो कहीं है लेकिन अभी मेरे कब्जे में नहीं है, उसको अक्वायर करना है। तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन है तो उसको हम फ्यूचर गुड्स बोलेंगे, ठीक है ना। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स विल नेवर बी द एक्चुअल सेल इन इट। इसमें कभी एक्चुअल सेल नहीं हो सकता। मैंने जैसे बताया कि सेल होता है तो एक्चुअल सेल होता है, यानी कि जहां पे आपको एब्सोल्यूट सेल, एक्चुअल सेल हो गया, एवरीथिंग हैज बीन डन, ठीक है ना, आपने सामान दे दिया और आपको पैसा मिला। फ्यूचर गुड्स के लिए कभी भी एक्चुअल सेल नहीं हो सकता। अभी अक्षय ने बोला था कि क्या फर्नीचर गुड्स है। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको जो दुकान में दुकानदार के पास जो भी फर्नीचर है वो आपको लेना है, तो क्या हो गया, वो फर्नीचर किस गुड्स का एग्जांपल हो जाएगा? जो भी उनके पास है, 5 7 10 सेट ऑलरेडी बना के रखे हुए एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स में भी स्पेसिफिक गुड्स जो आपको चाहिए आपने वो ले लिया, ठीक है ना, उनके पास 7 8 बना हुआ है, उसमें से आपने अपने पसंद का एक सेलेक्ट कर लिया। एग्जिस्टिंग गुड्स में भी स्पेसिफिक गुड्स हो गया। अब मैं बोल रही हूँ कि यही गुड्स, वही आपको कुछ भी पसंद नहीं आया, ठीक है ना, आप गए, आपको कुछ भी पसंद नहीं आया, अब आप क्या बोल रहे हैं सेलर को कि आप अपना एक डिजाइन देते हो, अपना साइज बताते हो, अपने घर के हिसाब से, जो भी घर में जितना भी स्पेस है उस स्पेस के हिसाब से आप बोलते हो कि मुझे इतना बाय इतना का ये सोफा, ये बेड, ये टेबल चाहिए, वट। तो उसके पास तो अभी रेडी नहीं है ना, तो वो आपको कैसे देगा? फ्यूचर वो आपको कैसे देगा? Future That goods, becomes future future goods. goods, ठीक है। आपने अभी क्या किया ना, हम गुड्स होता है उसमें दोनों ही चीजें इन्वॉल्व होती है। जो एक्चुअल सेल है, जो अभी आप सेल कर रहे हो, वो भी इंक्लूडेड होता है, और जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है, जो आप अभी तो नहीं लोगे बट यू एग्रीज टू बाय एंड ही एग्रीज टू सेल, राइट। यानी एक पार्टी बायर एग्रीज टू बाय एंड सेलर एग्रीज टू सेल,
ये फ्यूचर में होगा लेकिन अभी एग्रीमेंट हो गया है, इसको बोलेंगे हम एग्रीमेंट टू सेल। समझ में आया? अब समझ में आया जो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही थी कि खरीदा कुछ नहीं, लिया कुछ नहीं, पैसे भी नहीं दिए हैं अभी, ठीक है ना, और उसने भी सामान नहीं दिया अभी, बट वी बोथ आर एग्रीइंग ऑन द पॉइंट कि आप ऐसा बना के दीजिए, मैं आपसे खरीदूंगी। अब ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया ना, इस एग्रीमेंट टू सेल को हम फ्यूचर में सेल में एग्जीक्यूट कर देंगे, सेल में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आया? यस मैम, आ गया। तो यहाँ जो हमने कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का जो मैंने एग्जांपल दिया कि कस्टमाइज्ड फर्नीचर है, जैसा आपको चाहिए वैसा बनाना है, तो अभी वो क्या है, दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मैन्युफैक्चर्ड, अभी उसको बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से पेंटर्स होते हैं जो पेंटिंग बनाते हैं, सपोज करो अभी उनकी पेंटिंग आपको उनके पास नहीं है, या फिर आपको जो चाहिए वो उनका बिक चुका है, तो आप उनको ऑर्डर देते हो एंड दे विल डिलीवर इट आफ्टर टेकिंग सम टाइम, ठीक है ना, 10-15 दिन जितना भी चाहिए वो टाइम लेकर के वो आपको दे देते हैं। तो ऐसे गुड्स को हम फ्यूचर गुड्स बोलते हैं, और ये ही होता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल के लिए फ्यूचर गुड्स ऑलवेज होता है। अगर अभी तुरंत करना है एक्चुअल, तो फिर एग्जिस्टिंग गुड्स पे भी बोल सकते हैं। और तीसरा है कॉन्टिंजेंट गुड्स। कॉन्टिंजेंट का मतलब आप लोगों को पता है, तो बताइए कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है? बोलो। कॉन्टिंजेंट का तुम्हें मतलब पढ़ा चुकी हूँ मैं, बता चुकी हूँ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्टिंजेंट का मतलब एटलीस्ट बोल दो, उसी से रिलेटेड है ये कॉन्टिंजेंट भी। नहीं कुछ याद आ रहा है? फ्यूचर कॉन्टिंजेंट इवेंट पे होगा जो बिल्कुल फ्यूचर इवेंट पे जब डिपेंड करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूट होना या नहीं होना, तो वो कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट था। उसी तरह कॉन्टिंजेंट गुड्स, वैसे गुड्स, ये फ्यूचर गुड्स तो होगा ही होगा, ये अभी नहीं है, ये फ्यूचर गुड्स है, लेकिन डिपेंड क्या करता है, कॉन्टिंजेंट मतलब उस किसी काम के होने या नहीं होने पे डिपेंड करता है। सिंपल है, मेरा कोई सामान शिपमेंट में है बॉम्बे से, मान लो, या कोलकाता से मैं कुछ सामान मंगवाती हूँ पटना, और तब मैं उसको सेल करती हूँ, ठीक है। अभी मेरा सामान आया नहीं है, मैंने किसी को प्रॉमिस किया, मैंने तो उसी को प्रॉमिस किया कि मेरा आ जाएगा तो आई विल गिव यू। तो अभी एक कॉन्टिंजेंट क्लॉज है ना कि आएगा तो आई कैन गिव यू, है ना। अगर वो ना आया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, देन आई कैन नॉट डिलीवर यू। तो ऐसे गुड्स को हम कॉन्टिंजेंट गुड्स बोलेंगे। दोस आर फ्यूचर गुड्स, यस, this is the example of future goods, but still in future goods there is a clause included in this। जबकि फ्यूचर गुड्स में कोई क्लॉज नहीं था, है ना। आपने बोला कि आपको चाहिए, मैंने आपसे 10 दिन का समय लिया और बना के आपको दे दिया, लेकिन कॉन्टिंजेंट गुड्स में क्लॉज है कि अगर वो मेरे पास आ जाएगा देन आई विल डिलीवर यू, राइट। तो पहले अभी बायर के पास पोजीशन में आ तो जाए, ये तो कम से कम एक क्लॉज है। समझ में